हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री और दोस्तों चैप्टर चल रहा है पहला। तो दोस्तों पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। और दोस्तों रासायनिक समीकरण में जो भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं दोस्तों अभिकारक। और उनके द्वारा भाग लेने के बाद जो नए उत्पाद बनते हैं दोस्तों, जो नए तत्व बनते हैं उन्हें हम लोग उत्पाद बोलते हैं। तो दोस्तों किसी भी रासायनिक समीकरण को हम लोग किस तरीके से संतुलित करते हैं, उनके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। हेडिंग बनाएंगे दोस्तों, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं रासायनिक समीकरणों को किस तरीके से हम लोग संतुलित करते हैं। बहुत ही इजी स्टेप में आप लोगों को समझाएंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल एकदम से जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों लिखेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो दोस्तों हेडिंग क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरणों को किस तरीके से हम लोग संतुलित करते हैं, इनका प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से और एकदम से आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि किस तरीके से हम लोग रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। तो दोस्तों रासायनिक समीकरणों के संतुलन के बारे में जिस वैज्ञानिक ने ये प्रोसेस दिया है उस वैज्ञानिक का नाम है लिवोजियर। क्या नाम है दोस्तों, लिवोजियर। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं उसने किस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो दोस्तों यहाँ पर एक इस तरीके का बीकर बना लेते हैं। इस तरीके का दोस्तों एक बीकर बनाएंगे। ये दोस्तों एक बीकर है और इस बीकर में यहाँ पर एक अभिकारक डाल देते हैं। दोस्तों ये जो अभिकारक है ये ए है और दोस्तों यहाँ पर एक किसी तार के माध्यम से या धागे के माध्यम से एक यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ऐसे लटका देते हैं दोस्तों इस तरीके से। और इस टेस्ट ट्यूब में दोस्तों ये जो है ये बी पार्ट भरा हुआ है और इसे इस तरीके से यहाँ से ऐसे संयोजित कर देते हैं किसी धागे के माध्यम से। तो दोस्तों ये क्या है, ये है एक बीकर। समझेंगे दोस्तों इसको, क्या है, बीकर है। और यहाँ पर एक इस टेस्ट ट्यूब में दोस्तों इसमें दो अभिकारक भाग ले रहे हैं, कौन है, ए और बी। तो दोस्तों जो अभिकारक भाग लेते हैं उन्हें हम लोग क्या लिखते हैं, यानी ए प्लस बी। तो दोस्तों दो अभिकारक इसमें भाग ले रहे हैं तो इन्हें क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। अब फ्रेंड्स क्या है, लेकिन अभी दोनों क्या है, अलग अलग है। ए नीचे है और बी ऊपर है। तो दोस्तों क्या करते हैं, अब इसे दोस्तों क्या है, जब हम लोग तुला से तौलते हैं, यानी जब इसे हम लोग क्या है तराजू में तौलते हैं तो इसका जो द्रव्यमान प्राप्त होता है, तो मान लेते हैं दोस्तों इसका द्रव्यमान प्राप्त होता है 150 केजी। कितना द्रव्यमान प्राप्त होता है दोस्तों, 150 केजी इसका द्रव्यमान प्राप्त होता है दोस्तों। उसके बाद में क्या करते हैं, ये अभिक्रिया करा देते हैं। तो अब इसी बीकर को क्या करते हैं, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहां पर देख लेते हैं दूसरे बीकर में क्या आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके का ये बीकर है। इसमें दोस्तों ये उत्पाद ए था। अब जब इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर छोड़ देते हैं तो दोस्तों टेस्ट ट्यूब किस तरीके का हो जाता है, इस तरीके का आ जाता है। और इससे जो ये बी है, ये बी आकर यहाँ पर ए से मिल जाता है और ए व बी दोनों क्या करने लगते हैं, ए व बी दोनों इस तरीके से क्रिया करने लगते हैं। यानी पहले इसे धागे के माध्यम से यहाँ पे बांध कर रखते हैं तो ये टेस्ट ट्यूब यहाँ पर होता है दोस्तों। जब इसे छोड़ देते हैं तो ए और बी मिल जाते हैं दोनों ये अभिकारक और नए उत्पाद बनाता है दोस्तों। तो ए व बी यहाँ पर बने थे, जब ये दोनों चीज़ें मिल गई तो दोस्तों यहाँ पर दोनों चीज़ों के मिलने से जो चीज़ें उत्पन्न हुई है वो क्या बनी है, तो दोस्तों वो बनी है सी प्लस डी। क्या बना दोस्तों, सी प्लस डी। यानी जब दो अभिकारक मिले थे ए प्लस बी तो यहां पर अब नए अभिकारक बने हैं, दोनों आपस में मिल गए तो क्या बना, सी प्लस डी। तो दोस्तों ए प्लस बी अभिकारक के रूप में जब आगे बने तो दोस्तों क्या हो गया, सी प्लस डी। तो दोस्तों इस तरह की ये एक अभिक्रिया है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक और दोस्तों जो चीजें बनती हैं उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। यानी अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं जिनका गुणधर्म पहले वाले पदार्थों से भिन्न होता है वो उत्पाद कहलाते हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं होता क्या है, जब यहाँ पर ए व बी दोनों मिल जाते हैं तो दोस्तों जब इसका हमने वेट किया था कितना आया था, 150 केजी। तो जब दोस्तों इसका वेट करेंगे तो इसका भी वेट कितना आया है, इसका भी वेट आया है 150 केजी। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि यानी जब दो पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो उनके फलस्वरूप जो दो नए उत्पाद बनते हैं तो दोस्तों उनमें द्रव्यमान की कोई हानि नहीं होती है। तो यहाँ पर एक स्टार बनाएंगे और स्टार पॉइंट बनाकर एक दोस्तों बात हम लोग लिखेंगे कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने में द्रव्यमान की हानि नहीं होनी चाहिए, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार होना चाहिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरणों को
समीकरणों को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार होना चाहिए। तो दोस्तों इतनी चीज़ें तो आप लोग समझ गए हैं कि जब दो बीकर में दो अलग अलग प्रकार के अभिकारक भाग लेते हैं तो जो उनका वेट आया है, उसके बाद में दोस्तों जो दो नए उत्पाद बनते हैं तो जो उनका वेट आया है तो दोनों का वेट बराबर है। यानी दोस्तों क्या है, रासायनिक समीकरणों को जब हम लोग संतुलित करेंगे तो उसमें क्या है, दोनों पक्षों की जो संख्या है वो एकदम से समान होनी चाहिए, यानी उनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो एकदम से समान होनी चाहिए। अब आइए दोस्तों एक अभिक्रिया देख लेते हैं और उसे हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके से संतुलित करेंगे बच्चों। तो देख लेते हैं, जैसे दोस्तों कल आप लोगों को बताया गया था एक समीकरण, यानी मैग्नीशियम जो है Mg प्लस वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके दोस्तों क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो दोस्तों ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये क्या है दोस्तों, ये है अभिकारक। ये क्या है, ये है अभिकारक। बच्चों बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को बताया जा रहा है, बहुत ही ध्यान से समझना ताकि ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये क्या है, ये है अभिकारक, और दोस्तों ये क्या है, जो ये चीज़ें बनी हैं फ्रेंड्स, ये है उत्पाद। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं मैग्नीशियम क्या है, तो यहाँ पर देख लेते हैं मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, एक है। वही दोस्तों ऑक्सीजन का देख लेते हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, दो हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाते हैं इस साइड, यानी ये दोस्तों जो है हिस्सा ये अभिकारक वाला हिस्सा है और जो इधर वाला हिस्सा ये उत्पाद वाला हिस्सा है। दोस्तों दोनों में क्या है, अभी ऊपर आप लोगों को क्या बताया गया कि दोनों के द्रव्यमान समान आने चाहिए थे। यहाँ पर देख लेते हैं दोनों के द्रव्यमान समान कैसे आएंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, इस साइड क्या है, मैग्नीशियम का एक है और ऑक्सीजन का भी एक है। दोनों के दोस्तों क्या है, दोनों एक एक हैं। तो अब हम इस समीकरण को किस तरीके से संतुलित करेंगे। तो दोस्तों इस समीकरण को संतुलित करना हम लोगों को सीखना है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, यदि यहाँ पर ये दो है फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर दो लगा देंगे, यानी एक तो ये यहाँ पर आ गया मैग्नीशियम, उसके बाद में ये ऑक्सीजन है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो इस तरीके से तो हम लोग लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी दोस्तों कोई भी अगर प्रतीक बना उसमें हम यहाँ पर अगर कोई चीज़ करते हैं तो वो नया समीकरण बन जाएगा, नया सूत्र बन जाएगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यानी यहाँ पर देख लेना है कि इस तरीके से यहाँ पर मैग्नीशियम 1 था, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो दोस्तों हमें दोनों को बराबर करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो दोस्तों अब देख लेते हैं, मैग्नीशियम यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, और ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, ऑक्सीजन तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन दोस्तों मैग्नीशियम इस साइड 1 है और इस साइड 2 है। तो दोस्तों मैग्नीशियम के आगे 2 लगा देते हैं। तो अब यहाँ पर दोनों चीज़ें बराबर हो गई, यानी 2 मैग्नीशियम हो गए, तो यहाँ भी 2 मैग्नीशियम हो गए, 2 ऑक्सीजन है, तब दोस्तों यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से यह अभिक्रिया क्या है, यह अभिक्रिया है एक संतुलित अभिक्रिया। दोस्तों इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे दोस्तों एक संतुलित अभिक्रिया, संतुलित समीकरण। तो दोस्तों ये कैसा समीकरण है, ये जो है यह एक संतुलित समीकरण है। अब आइए दोस्तों इसी तरीके से और देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग संतुलित करते हैं समीकरणों को। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, यानी ये नियम किस तरीके का है, तो दोस्तों लिखेंगे इस नियमानुसार, इस नियमानुसार। तो दोस्तों इस नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, यानी अभिकारकों का द्रव्यमान क्या आना चाहिए बच्चों, अभिकारकों का द्रव्यमान अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर, दोस्तों जो अभिकारक है उनका द्रव्यमान बराबर किसके बराबर में होना चाहिए, उत्पादों के द्रव्यमान के, उत्पादों के द्रव्यमान के। यानी जो अभिकारकों का द्रव्यमान है बराबर किसके बराबर होना चाहिए, उत्पादों के द्रव्यमान के। दोस्तों जब ये चीजें बराबर होंगी तभी हमारा समीकरण कैसा होगा, संतुलित समीकरण होगा। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि किस तरीके से कुछ दोस्तों जो प्रतीक होते हैं उनमें हम लोग चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, बहुत ही एक जरूरी बात है दोस्तों, यानी चेतावनी। क्या है दोस्तों, यहाँ पर डाल देंगे चेतावनी या वार्निंग। चेतावनी या वार्निंग। तो दोस्तों देख लेते हैं चेतावनी या वार्निंग क्या है। तो फ्रेंड्स जैसे कि दिया गया है H2O, और इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं,
इसे बोलते हैं जल। क्या बोलते हैं? जल। अब दोस्तों क्या है, यहाँ पर H तो 2 है, यहाँ पर लेकिन ऑक्सीजन 1 है। दोस्तों जब हमें क्या करना है, दोनों को 2 बनाना है। क्या करना है? दोनों को 2 बनाना है। तो क्या करेंगे, क्या H2O2 कर देंगे। तो दोस्तों यदि हम लोग यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो ये बदल जाएगा पूरा। अभी यहाँ पर क्या था, जल था। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये क्या बन जाएगा, ये दोस्तों बन जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। तो दोस्तों क्या है, हमें किसी की भी संख्या के यदि को बढ़ाना है, जैसे जब यहाँ पर ऑक्सीजन दिया गया है, यदि हमें ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाना है तो दोस्तों हमें यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, ये जो पूरा उसका जो सूत्र बना है, इस सूत्र में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी हम लोग नहीं कर सकते हैं। यदि हमें यहाँ पर बढ़ाना है, ऑक्सीजन को 2 करना है, तो दोस्तों क्या करेंगे, आगे 2 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, आगे उसके 2 का इंटू करेंगे। तो इस तरीके से हम उसे बढ़ा सकते हैं। बाकी दोस्तों यदि यहाँ पर हम लोग बढ़ा देंगे इस तरीके से, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर दोस्तों जल था, यहाँ पर जब बढ़ा दिया तो क्या हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से इसे हम नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। तो क्या है, जैसे दिया गया है H2SO4। दोस्तों ये दिया गया है H2SO4। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दिया गया तो बच्चों क्या है, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, इसके पार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 हैं। उसके बाद दोस्तों सल्फर देख लेते हैं, सल्फर कितना है, तो सल्फर 1 है। उसके बाद दोस्तों ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है। कितने दोस्तों, ऑक्सीजन 4 है। अब हमें क्या करना है, यदि यहाँ पर हमें हाइड्रोजन बढ़ाना है दोस्तों, क्या करेंगे, मान लो हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ा देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर H2SO4 ये दिया गया है। तो दोस्तों जब यहाँ पर बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो अब यहाँ पर हमने हाइड्रोजन तो दोस्तों बढ़ा दिया है, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ाने से क्या है, पूरे उत्पाद बदल जाएंगे दोस्तों। जो पूरे जो इसमें है, जो भी पार्ट है, जो भी इसमें दोस्तों परमाणु शामिल है, वो सारे के सारे क्या है, बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे दोस्तों, अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 पहले से थे हाइड्रोजन, 2 और 2 मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा, 4। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4 हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जब सल्फर देखेंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 सल्फर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जब ऑक्सीजन देखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 8O। इस तरीके से, तो दोस्तों इस तरीके से यदि हम लोग एक में यदि दोस्तों परिवर्तन करेंगे तो उसके साथ जितने भी तत्व जुड़े हैं, सभी तत्वों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो फ्रेंड्स ये हमें ध्यान देना है कि हमें किन चीज़ों को बढ़ाना है और किन चीज़ों को संतुलित करना है। दोस्तों ऐसा नहीं कि यदि हम लोग ऑक्सीजन को बढ़ा रहे हैं तो केवल ऑक्सीजन में ही जोड़ दें। जैसे दोस्तों ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 है, अब हमें 8 करने होते तो दोस्तों यहाँ पर 4 काट कर यहाँ पर 8 नहीं रख सकते थे। 8 रखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला क्या है, ये जो सूत्र किसका, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 4 काट कर 6, 5, 7 नहीं लिख सकते हैं। यदि हमें बढ़ाना है तो उसके बाद में जोड़ेंगे, उसके आगे जोड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि हम लोग सूत्र के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। यदि हमें किसी चीज़ को बढ़ाना है तो उसके आगे गुणा कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस नियम के अनुसार क्या होता है, यानी अभिकारकों का जो द्रव्यमान है वो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग रासायनिक समीकरणों को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी तरह के कुछ और तत्व होते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दिया गया है NH3। दोस्तों क्या दिया गया है, NH3, और इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, यह है अमोनिया। कौन सी गैस है दोस्तों, यह है अमोनिया गैस। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 3 है। तो दोस्तों यदि हमें बढ़ाना हो, क्या करना हो, नाइट्रोजन को 1 से यदि 2 करना हो तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे कि यहाँ पर N है तो यहाँ पर 2 कर दें तो N2 हो जाए, तो दोस्तों वो बदल जाएगा। N2H3 गलत हो जाएगा दोस्तों, वो अमोनिया नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इस सूत्र में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसके आगे जोड़ना है। तो दोस्तों जोड़ लेते हैं, इस तरीके से जोड़ेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं NH3, तो दोस्तों क्या है, अमोनिया है। अब हमें यदि नाइट्रोजन को 2 करना है तो दोस्तों क्या करेंगे, आगे 2 कर देंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से उत्पाद बदल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद में हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन कितने बन जाएंगे दोस्तों, हाइड्रोजन 6 बन जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं। यानी यदि हम लोग एक उत्पाद को बढ़ाते हैं, यदि एक तत्व को बढ़ाते हैं, एक तत्व में गुणा करते हैं, तो उसके साथ में जो भी तत्व जुड़े हैं वो सारे तत्व क्या होते हैं दोस्तों, उनके भी मान बदल जाते हैं। तो दोस्तों हमें ये ध्यान देना है कि उत्पादों जो अभिकारकों का द्रव्यमान है वो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर ही होना चाहिए। ये दोस्तों नियम है इसका। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, आइए दोस्तों देख लेते हैं, आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं एक असंतुलित समीकरण है और उससे दोस्तों आप लोग संतुलित करने का प्रयास करें। तो देख लेते हैं किस तरीके से। दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं असंतुलित समीकरण है, क्या लिखेंगे,
H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। दोस्तों क्या है, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसे संतुलित करना है। तो बच्चों आप लोग पेन कापी साथ में रखें और जिस तरीके से आप लोगों को संतुलन की विधियां समझाई जा रही हैं आप लोग आसानी से साथ में समझते चलें। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसे संतुलित करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। इधर भी हाइड्रोजन 2 है अभिकारक में, और दोस्तों जब उत्पाद में देख लेते हैं तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। तो दोस्तों हाइड्रोजन के मान तो बराबर हो गए, तो अब हाइड्रोजन को तो हमें संतुलित करना नहीं है। अब दोस्तों ऑक्सीजन देख लेते हैं, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और दोस्तों इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 2 करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम लोग 2 कर दें, यदि यहाँ पर 2 करेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बना रहा है, यहाँ पर जल बना रहा है। यहाँ पर कर देंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा, गलत हो जाएगा मामला। और दोस्तों हमें मना किया गया है कि किसी भी दोस्तों कोई भी यदि सूत्र दिया गया है किसी भी तत्व का, तो उस सूत्र में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यदि हम लोग उसे जोड़ सकते हैं या बढ़ा सकते हैं तो उसके आगे गुणा कर सकते हैं। तो दोस्तों अपनी रियलिटी की समीकरण लिख लेते हैं। क्या दिया गया है दोस्तों, दिया गया है H2 प्लस O2 और इक्वल टू H2O, ये दोस्तों दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो दोस्तों ऑक्सीजन को हमें बराबर करना है, ऑक्सीजन को 2 बनाना है। तो दोस्तों ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे 2 लगा देंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन के आगे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो गए। लेकिन दोस्तों ऑक्सीजन के साथ साथ में ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन में क्या हुआ, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 हो गए। ऑक्सीजन तो 2 हो गए दोस्तों, लेकिन हाइड्रोजन कितने बन गए, 4 बन गए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं इस साइड, तो इस साइड हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। तो दोस्तों ऑक्सीजन तो दोनों साइड 2-2 मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और इस साइड हाइड्रोजन की संख्या 4 है। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 तो पहले से थे, अब क्या करेंगे, अब इसे काट के यहाँ पर 4 नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, आगे 2 का गुणा कर देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों इसकी संतुलित समीकरण क्या बन जाएगा, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। तो दोस्तों ये अब क्या है, यह अब एक संतुलित समीकरण है। कैसा संतुलित समीकरण देख लेते हैं। दोस्तों हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4। तो दोस्तों हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, यानी 4H। फ्रेंड्स ये यहाँ पर H बना है इस तरीके से, 4H हो गए दोस्तों, ये हाइड्रोजन हो गए। और दोस्तों उसके बाद में ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 ऑक्सीजन है दोस्तों, तो 2O, ये 2 ऑक्सीजन हो गए। इधर दोस्तों देख लेते हैं, 2 और दूनी 4, यानी हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 4 है। और दोस्तों 2 का गुणा O में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, यानी हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने हैं, तो दोस्तों ऑक्सीजन भी 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान दोनों बराबर है। तो दोस्तों जब अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों के द्रव्यमान के हो जाता है तो वह समीकरण कैसा हो जाता है, वह समीकरण हो जाता है भाई संतुलित समीकरण। तो अब यह समीकरण कैसा हो गया है, तो दोस्तों अब यह हो गया है एक संतुलित समीकरण। तो इसे इस तरीके से जब बंद करेंगे और लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, समीकरणों को संतुलित करते हैं। तो आइए दोस्तों और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल, आप लोग और समझ लेते हैं किस तरीके से समीकरणों को संतुलित करेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, एक समीकरण लिखते हैं और देख लेते हैं उसे किस तरीके से हम लोग संतुलित करेंगे। तो दोस्तों लिखिएगा आप लोग और इसे समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करें। तो दोस्तों आइए स्टार बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3। दोस्तों क्या बना, N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3। दोस्तों ये 2 बना है, यहाँ पर 2 समझ लीजिए, N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3। तो दोस्तों अब हमें इस समीकरण को संतुलित करना है। तो सभी बच्चे इस समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि इसका संतुलन क्या आएगा। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसे संतुलित करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले अभिकारक देखते हैं। तो दोस्तों अभिकारक में क्या है, नाइट्रोजन 2 है। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और हाइड्रोजन की संख्या दोस्तों कितनी है, तो हाइड्रोजन की भी संख्या कितनी है, 2 है, यानी 2 नाइट्रोजन है और 2 हाइड्रोजन है। दोस्तों इस साइड देख लेते हैं, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है, और दोस्तों हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन की संख्या है 3। दोस्तों क्या है, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 2 है। दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 1 है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 3 हो गई है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन बराबर करेंगे। तो दोस्तों नाइट्रोजन बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है दोस्तों, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर 2 हमें नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहाँ मना किया गया है कि हम किसी भी सूत्र में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, उसके क्या करेंगे, आगे गुणा कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसके आगे गुणा करेंगे। तो दोस्तों यही अभिक्रिया रख लेते हैं, क्या आ जाएगा, N2 प्लस H2 इक्वल टू, अब दोस्तों क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा NH3,
क्या जाएगा दोस्तों, NH3 2 से गुणा कर दिया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से उत्पाद हुए। तो दोस्तों यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे N में तो कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन 2 हो गए फ्रेंड्स। उसके बाद में H में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। अब दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है दोस्तों, नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो बराबर मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो दोस्तों अब हमें हाइड्रोजन बराबर करने हैं, तो 2 में हम लोग कितने का गुणा कर दें कि 6 आ जाए, 3 का, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं, संतुलित समीकरण क्या बनेगा, N2 प्लस, अब दोस्तों 2 तो पहले से दिया गया है, 3 का गुणा कर देंगे तो 3 आगे रखेंगे तो क्या जाएगा, 3H2 इक्वल टू 2NH3। तो दोस्तों ये जो समीकरण है यह एक संतुलित समीकरण है। क्या है दोस्तों, यह एक संतुलित समीकरण है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, समीकरणों को संतुलित करते हैं। दोस्तों देख लेते हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद दोस्तों हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दूनी 6 हैं, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन भी 6 हैं। तो दोस्तों दोनों यानी अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर है, तो हमारा समीकरण सही है। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग समीकरणों को संतुलित करते हैं। आइए दोस्तों एक आप लोगों को और एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग भी इसे संतुलित करने का प्रयास करें। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, एक और आप लोगों को एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। देख लेते हैं दोस्तों क्या है, दिया गया है Zn, जिंक है दोस्तों ये, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्रॉस दैट, इसे दोस्तों जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। तो दोस्तों ये इस तरीके से, ये दो क्या थे, अभिकारक थे, और ये क्या बना, उत्पाद बना। तो दोस्तों अब आप लोग देखें कि ये जो समीकरण है कि ये संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। दोस्तों 1 मिनट का समय है, आप लोग बता सकते हैं कि ये जो समीकरण दिया गया है ये संतुलित है या नहीं है, या आप लोग इसे संतुलित करके बताएं कि इसे संतुलित किस तरीके से किया जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से इसमें कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं इसमें। तो दोस्तों कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जिंक है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि जो Zn है वो Zn की मात्रा कितनी है दोस्तों, तो 1 है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर Zn की जगह 1 आ जाएगा दोस्तों, Zn बराबर 1 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, तो दोस्तों हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन की मात्रा 2 आ गई। दोस्तों सल्फर कितना है, तो सल्फर 1 है, तो सल्फर की मात्रा 1 आ गई। दोस्तों वहीं ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है, तो दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा 4 आ गई। अब दोस्तों ये हमारे क्या है, ये है अभिकारक, क्या है, अभिकारक। अब दोस्तों यहाँ पर उत्पाद देख लेते हैं कि उत्पादों में क्या संख्या है। तो दोस्तों Zn देख लेते हैं कि जो Zn का मान है दोस्तों, Zn की संख्या कितनी है, 1 है। वही दोस्तों सल्फर की संख्या देख लेते हैं, सल्फर की भी संख्या 1 है। वही दोस्तों ऑक्सीजन की संख्या देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन की भी संख्या क्या है, 4 है। हाइड्रोजन की संख्या दोस्तों देख लेते हैं, तो हाइड्रोजन की भी संख्या कितनी है, 2 है। दोस्तों वहीं पर यहाँ पर देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, सल्फर कितना है, 1 है, Zn कितना है, 1 है। दोस्तों इसका मतलब यह जो रासायनिक समीकरण दिया गया है यह एक संतुलित समीकरण है। दोस्तों क्या लिखेंगे, यह एक संतुलित समीकरण है। भाई इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें उत्पादक और उत्पाद दोनों बराबर हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, यह एक संतुलित समीकरण है, यह एक संतुलित समीकरण है। दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, समीकरणों को संतुलित करते हैं। अब आइए दोस्तों एक और आप लोगों को एग्जांपल देते हैं, आप लोग संतुलित करने का प्रयास करें। देख लेते हैं दोस्तों दिया गया है Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, ये दिया गया दोस्तों। तो इस समीकरणों को क्या करना है, इस समीकरण को दोस्तों हमें संतुलित करना है। तो दोस्तों इसे आप लोग संतुलित करने का प्रयास करें, उसके बाद में इसको संतुलित करके हम आप लोगों को समझाएंगे कि इसे किस तरीके से हम लोग संतुलित करेंगे। बहुत ही इजी स्टेप में संतुलित होगा दोस्तों। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभिकारक और उत्पादों के मान रख लेते हैं। तो दोस्तों Fe क्या है, इसे आयरन बोलते हैं, लोहा, Fe की मात्रा 1 है। वही दोस्तों हाइड्रोजन के लिए देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन देख लेते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इस साइड आ जाते हैं दोस्तों उत्पाद में, Fe 3 है, ऑक्सीजन 4 है,
हाइड्रोजन 2 है। तो दोस्तों हमें लोगों को देखना है सबसे पहले क्या कि यहाँ पर Fe3 है और यहाँ पर दोस्तों जो है Fe1 है। तो सबसे पहले इसे ही बराबर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर तो ये 3 आ रहा है लेकिन यहाँ पर क्या है 1 है। तो दोस्तों इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो ये तो मामला बराबर हो गया। यहाँ पर भी 3 Fe हो गए, यहाँ पर भी 3 Fe हो गए। तो ये तो पोर्शन दोस्तों बराबर हो गया, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन 4 है भाई, ऑक्सीजन 4 है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। दोस्तों कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, जब यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर हमको भी ऑक्सीजन को 4 बनाना है। तो दोस्तों 4 कैसे बनाएंगे, अब ऑक्सीजन यहाँ पर तो हम लोग 4 रख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि भाई हमें मना किया गया है कि यदि हम लोग यहाँ पर 4 रख देंगे हमारा समीकरण गलत हो जाएगा। तो दोस्तों कहाँ 4 रखते हैं, आगे रखते हैं, तो 4 आगे रख देंगे। तो दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन तो 4 हो गया है, नए केस में दोस्तों क्या है, ऑक्सीजन तो 4 बन गया, बराबर हो गया। लेकिन दोस्तों हाइड्रोजन कितना हुआ, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन अब कितना हो गया दोस्तों, हाइड्रोजन अब 8 बन गया है बच्चों। तो जब हाइड्रोजन 8 बन गया अब, और इधर देख लेते हैं, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो दोस्तों बाकी सारी चीजें तो बराबर मिल रही हैं। ऑक्सीजन भी दोस्तों 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 4 हो गया, Fe भी इधर 3 है दोस्तों, यहाँ पर भी 3 का गुणा कर दिया दोस्तों, तो नए केस में Fe भी 3 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 8 आ रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे, हाइड्रोजन 2 में 2 को किससे गुणा कर देंगे, हाइड्रोजन की भी संख्या 8 हो जाए दोस्तों, किससे गुणा करें, 4 से गुणा कर दें। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। समझ रहे हो ना। तो अब सारी चीजें बराबर हो चुकी हैं, 4 दूनी 8, तो हाइड्रोजन भी 8 हो गए हैं। तो दोस्तों अब इस संतुलित समीकरण को रख लेते हैं कि ये समीकरण संतुलित किस तरीके से है। तो दोस्तों पहले समीकरण जो था उसे पहले लिखते हैं। तो दोस्तों पहले समीकरण क्या था, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। तो दोस्तों कैसे संतुलित करेंगे, यहाँ पर ये 4 रखेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 4 रखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, 3 रखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से रखकर हम लोग क्या करते हैं, अब देख लेते हैं कि उत्पादक और अपकारक बराबर है या नहीं है। तो दोस्तों देख लेते हैं Fe का मान क्या है। तो दोस्तों Fe बराबर भी 3 है। अब दोस्तों हाइड्रोजन देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन दोस्तों कितने हैं, 4 दूनी 8। तो हाइड्रोजन दोस्तों कितने हो गए, 8। ऑक्सीजन देख लेते हैं कि ऑक्सीजन कितने हो गए, तो 4 है, तो ऑक्सीजन 4 हो गए। अब दोस्तों इस साइड देख लेते हैं, उत्पाद में दोस्तों क्या है, Fe का मान कितना है, 3 है। ऑक्सीजन का दोस्तों मान कितना है, ऑक्सीजन का मान 4 है। वहीं दोस्तों हाइड्रोजन के लिए रख लेते हैं, H बराबर क्या है, 4 दूनी 8। तो हाइड्रोजन दोस्तों 8 है। यानी यहाँ पर दोस्तों क्या है, अभिकारकों की संख्या बराबर उत्पादों की संख्या। जब बराबर हो जाती है तो वह समीकरण कैसा कहलाता है, वह समीकरण कहलाता है एक संतुलित समीकरण। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा संतुलित समीकरण। क्या बन जाएगा बच्चों, यह बन जाएगा एक संतुलित समीकरण। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इन समीकरणों को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एक और एग्जांपल। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को कुछ इक्वेशन देते हैं, आप लोग उन इक्वेशंस को सॉल्व करें। उसके बाद में दोस्तों बताएं कि किस तरीके से ये सवाल सॉल्व होंगे। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, उसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है, Cl2 प्लस क्लोरीन है दोस्तों, उसके बाद में H2 हाइड्रोजन है, और इक्वल टू दोस्तों क्या है, HCl। ये है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, इसे संतुलित करना है। तो दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर क्लोरीन की मात्रा कितनी है, 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 2 है। दोस्तों इस साइड देख लेते हैं, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 1 है। क्लोरीन की मात्रा कितनी है, 1 है। दोस्तों यहाँ पर 2 है और इस साइड 1 है। तो अब क्या करेंगे भाई, तो अब यहाँ पर जब 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे क्या, या यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिख दें, H2Cl2 ऐसा कर दें। तो ऐसा दोस्तों कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा अगर करेंगे तो किसी भी सूत्र में दोस्तों यदि हम लोग छेड़खानी करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों क्या हमें करना है, उसके आगे जोड़ना होता है। तो क्या करेंगे, 2 करने हैं तो दोस्तों यहाँ पर 2 आगे रख देंगे। तो दोस्तों अब क्या आ गया, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और Cl2 कितने हो गए, 2। तो दोस्तों इस तरीके से समीकरण कैसा बन गया, ये बन गया भाई संतुलित समीकरण। यानी कैसा हो जाएगा, Cl2 प्लस H2 और इक्वल टू दोस्तों क्या बनेगा, 2HCl। तो ये दोस्तों क्या है, यह एक संतुलित समीकरण है। कैसे संतुलित समीकरण है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, Cl2 कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं,
हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, क्लोरीन कितने हैं, वो भी 2 हैं। तो दोस्तों बराबर संख्या है, तो जब बराबर संख्या होती है तो दिया गया समीकरण कैसा होता है, संतुलित समीकरण होता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो समीकरण दिए गए हैं ये सभी कैसे समीकरण हैं, एकदम से संतुलित समीकरण है। अब आइए दोस्तों इसका अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं किस तरीके से उसे हम लोग संतुलित करेंगे। तो दोस्तों दिया गया है Na सोडियम प्लस H2O इक्वल टू NaOH प्लस H2। इस तरीके से दोस्तों ये जो है ये हाइड्रोजन गैस है, इस तरीके से इसको यहाँ ऊपर की ओर एरो से दर्शा दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब हमें इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अभिकारक में कौन कौन से हैं और उत्पाद में कौन कौन से हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं ये सोडियम है, तो दोस्तों सोडियम की मात्रा कितनी है, 1 है। हाइड्रोजन की मात्रा दोस्तों कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 1 है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं इस साइड सोडियम की मात्रा कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, तो दोस्तों हाइड्रोजन 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर कुल 3 है। हाइड्रोजन दोस्तों कितने हैं, 3 है। अब दोस्तों हमें सबसे पहले किसको बराबर करना है, तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर है, सोडियम सोडियम बराबर है। दोस्तों हाइड्रोजन बराबर करने हैं, क्या करना है हमें, हाइड्रोजन को बराबर करना है फ्रेंड्स। तो जब हाइड्रोजन को बराबर करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितने हैं, इस साइड दोस्तों 3 है और इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, इस साइड दोस्तों 3 है, इस साइड 2 है, तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, हाइड्रोजन को दोस्तों तो इसमें विषम संख्या में आ रहा है, दूसरी चीज़ों को बराबर करते हैं, बाकी सारी चीज़ें दोस्तों आपस में बराबर हैं। तो दोस्तों इस साइड क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर, तो दोस्तों यहाँ पर बराबर करेंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे। तो दोस्तों जब 2 हो जाएगा तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, नई संख्या दोस्तों देख लेते हैं। Na तो सेम ही रहेगा दोस्तों, ये चीज़ें बदल जाएंगी। तो हाइड्रोजन दोस्तों कितना हो गया, 2 दूनी 4 बन गया। और दोस्तों ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब दोस्तों जब इधर ऑक्सीजन 2 हो गया है और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो दोस्तों अब इधर ऑक्सीजन को भी 2 करना है। तो दोस्तों जब ऑक्सीजन को इधर 2 करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से इधर भी गुणा करेंगे। तो फ्रेंड्स इधर गुणा करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर तो हम लोग रख नहीं सकते हैं, आगे रखेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, आगे 2 लगा देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों 2 आगे लगा दिया, तो अब जब नए उत्पाद बन गए तो दोस्तों नए उत्पादों को लिख लेते हैं। तो कितने हो गए दोस्तों, Na कितने हो गए, सोडियम दोस्तों कितने हो गए, 2 हो गए। उसके बाद में ऑक्सीजन कितना बन गया दोस्तों, तो दोस्तों ऑक्सीजन कितना बन गया, 2 का करेंगे दोस्तों तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब दोस्तों वहीं पर हाइड्रोजन देख लेते हैं, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया दोस्तों, और 2 ये है। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन कितने हो गए, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए। दोस्तों हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि हाइड्रोजन जो है या दोस्तों यहाँ पर भी 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है। अब दोस्तों केवल कौन सी चीज़ नहीं मिल रही है दोस्तों, सोडियम। सोडियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो दोस्तों जब यहाँ पर केवल सोडियम है, 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, हमारा जो समीकरण है वह संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं समीकरण क्या था। तो दोस्तों समीकरण था Na प्लस H2O इक्वल टू NaOH प्लस H2। ये दोस्तों समीकरण था। अब इसे संतुलित किस तरीके से किया गया दोस्तों, तो यहाँ पर 2 का गुणा किया गया है, यहाँ पर भी दोस्तों 2 का गुणा किया गया है, और यहाँ पर भी 2 का गुणा किया गया है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया था कि कितने उत्पाद और कितने अभिकारक हैं, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं सोडियम कितने हैं, 2 हैं, सोडियम कितने हैं, 2 हैं। दोस्तों हाइड्रोजन देख लेते हैं, 2 दूनी 4 है। तो दोस्तों हाइड्रोजन ये 2 दूनी 4 हो गए, और ये 2 दोस्तों 2 और 2 4 हो गए। दोस्तों ऑक्सीजन देख लेते हैं, 2 हैं, तो ऑक्सीजन में 2 गुणा करोगे ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो समीकरण है कैसा है, यह एक संतुलित समीकरण बन जाएगा दोस्तों। तो यह क्या है, एक संतुलित समीकरण है। क्या लिखेंगे, यह एक संतुलित समीकरण है। इस तरीके से दोस्तों क्या है, ये जो है ये संतुलित समीकरण है। अब आइए दोस्तों आप लोगों को कुछ हम एग्जाम्पल दे देते हैं, तो आप लोग उन समीकरणों को स्वयं से संतुलित करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद में दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया गया है, इस समीकरणों को आप लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे हम लोग
H2S प्लस I2 इक्वल टू HI प्लस S। दोस्तों इस समीकरण को हमको क्या करना है, संतुलित करना है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा इक्वेशन दोस्तों दूसरा देख लेते हैं, N2 प्लस O2 इक्वल टू NO। ये दोस्तों आप लोग संतुलित करेंगे। तीसरा देख लेते हैं, H2S प्लस O2 SO2 प्लस H2O। इस समीकरण को दोस्तों संतुलित करेंगे कि यह समीकरण संतुलित करने पर क्या आएगा। चौथा दोस्तों देख लेते हैं, चौथा दोस्तों लिखेंगे Fe प्लस S इक्वल टू FeS। पांचवा दोस्तों संतुलित करेंगे Cu प्लस S इक्वल टू Cu2S। उसके बाद दोस्तों छठवां देखेंगे, छठवां को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। छठवां दोस्तों है CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH का होल टॉइस। ये दोस्तों होता है OH का होल टॉइस, इसे बोलते हैं। अगला फ्रेंड्स देख लेते हैं, सातवां आप लोग संतुलित करेंगे। आप लोग ये संतुलित नहीं कर पाएंगे तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि ये चीज़ें किस तरीके से संतुलित कराई जाएंगी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को संतुलित कराकर दिए जाएंगे, बताए जाएंगे। दोस्तों फिर क्या है, NH3 है प्लस HCl है, NH4Cl। आठवां देख लेते हैं दोस्तों, 10 समीकरण देंगे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, और जिस बच्चे ने 10 समीकरण सॉल्व कर लिए तो वो समझ जाओ बोर्ड एग्जाम में जो भी संतुलित समीकरण करने के लिए आते हैं बहुत ही आसानी से वो इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा। बहुत ही इजी स्टेप में आप लोगों को सारी चीजें समझाई गई हैं। CaO प्लस CO2 इक्वल टू CaCO3 CaCO3। उसके बाद दोस्तों 9वां नंबर है SO2 प्लस H2O इक्वल टू H2SO3। ये दोस्तों सॉल्व करना है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 10वां, और दोस्तों 10वां जो है वो सभी के लिए टारगेट समीकरण होगा। और दोस्तों जो 10वां क्वेश्चन है, 10वां जो समीकरण है वो सभी बच्चों के लिए चैलेंजिंग है, और जिस बच्चे ने इस समीकरण को संतुलित कर दिया समझ जाओ उसको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई हैं। दोस्तों है समीकरण CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2 प्लस 6H2O। तो दोस्तों ये समीकरण है और इस समीकरणों को आप लोगों को संतुलित करना है। तो दोस्तों ये जो है टारगेट इक्वेशन है। क्या है दोस्तों, ये टारगेट इक्वेशन।
और सभी बच्चों के लिए टारगेट क्वेश्चन है कि ये जो समीकरण जो बच्चा सॉल्व करेगा उस बच्चे को दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे, अपना नाम बताएंगे कि जिस बच्चे ने ये समीकरण संतुलित कर लिया है उस बच्चे के लिए ये दिया जाएगा इनाम में। तो दोस्तों आप लोगों को समीकरण संतुलन करने की यदि विधियां अच्छे से समझ में आई हो तो दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। दोस्तों इन सब जितने भी समीकरण हैं सारे समीकरण इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे कि किसके दोस्तों क्वेश्चन सही निकले हैं। तो इन सभी समीकरणों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में संतुलित करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में, मिलते हैं दोस्तों फिर किसी क्लास में। जब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।